नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीएस और हिंदी की क्लासें हमारी चल रही हैं। यानी हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन मैं डेली आपको करा दे रहा हूँ। 20 से 22 मिनट लगते हैं। कोई कोई वीडियो 23-24 मिनट की हो जाती है। दोस्तों, 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लानेशन, यानी डिटेल में हम देखते हैं। उसमें ट्रिक भी मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, तो 4 क्लासें आपकी हो गई हैं, 2 हिंदी और 2 जीएस की। अब हम जीएस की 5वीं देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जीएस हम आगे बढ़ते, प्ले लिस्ट बनी, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। आपकी जो साइंस बचेगी वो मैं करा दूंगा। साइंस एक साथ मैं सोच रहा हूँ कि 100, 200, 300 क्वेश्चन एक साथ एक दिन में करा दूंगा, क्योंकि वो अलग अलग हैं, तो उन्हें एक जगह कंपाइल करके मैं अच्छे से करा दूंगा। आप उसकी टेंशन न लीजिए। 100 क्वेश्चन ये है, इस पर कमांड बना लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सामान्य ज्ञान की, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है। देखिए, पहला यहाँ मान लीजिए कि क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? देखिए, डेंड्रोलॉजी तो हमें पता है ये नहीं होगा, पैलियोबोटनी भी नहीं होगा, एथनोबोटनी, एथेनॉल इसे सुने ना, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इसका हो जाएगा पेलिनोलॉजी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ शाखाओं के नाम दिए गए हैं। एक देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। आपका काम है कि जो 30-40 शाखाएं हैं एक बार जरूर देख लें, तो 1 नंबर आपका वहाँ से पक्का हो जाएगा। और देखना क्या मैंने कराए हैं दोस्तों, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक पीवाईक्यू का सेक्शन मिलेगा। सबसे लास्ट में जाएंगे तो वहाँ बायोलॉजी, उसके बाद फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सबका मतलब अलग अलग कराए हैं। सबसे नीचे शुरुआती जब चैनल बनाए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। जैसे देखिए, डेंड्रोलॉजी मतलब होता है कि काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी झाड़ियों का। अगर बात करें एथनोबॉटनी, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आदिवासियों द्वारा पौधों के उपयोग का अध्ययन, एक क्षेत्र के पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक मतलब विशेष क्षेत्र के अध्ययन का पौधों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबोटनी में भूगर्भीय संदर्भ में प्राप्त पौधों के पुनर्प्राप्ति और पहचान का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये दोस्तों देख लीजिएगा, ये जीएस है। ठीक, इसे साइंस न समझिएगा, साइंस अलग है। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा। देखिए, उभय जो होते हैं ना, वो होते हैं हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जूलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सरीसृप इसी के अंतर्गत आते हैं, और उभयचरों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाए। देखिए, यहाँ चाहे उभयचर पूछे चाहे सरीसृप पूछे दोस्तों, दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है, चाहे जो क्वेश्चन पूछे दोनों इसी में। अब देखिए, इथनोलॉजी अभी हमने देखा जंतुओं के देखिए, ये इथोलॉजी है, वो इथनोबॉटनी था, ये इथोलॉजी है। ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में क्या करते हैं? स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। मार्फोलॉजी में क्या करते हैं? पादपों और जंतुओं का आकारिकीय संरचना का अध्ययन करते हैं। मार्फोलॉजी आप जानते होंगे, ये चीज़ आकारिकी से संबंधित है। ठीक, अब देखिए, लिखा है वर्ष 1919 में स्थापित जो है दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये पूछ रहा है कि जो 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये यूपी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। ये हमारा पश्चिम बंगाल दिया है। इसमें क्या दिया है? पश्चिम बंगाल दिया है। 1919 में स्थापित था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, अच्छा, अपने यहाँ जो यूपी में है वो सब कौन से है? ललित कला अकेडमी है, साहित्य कला अकेडमी है, साहित्य भवन है ना, ये है वो चीज़ है। यहाँ सिर्फ कला भवन है, प्रख्यात संस्था, ये थोड़ा याद रखेंगे आप। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तवांग एवं लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा है। कौन सा है? बोमडिला है। और ये देखिए, अगर मैं बात करूँ, 2 पर्वत या 2 पहाड़ों के बीच में जो निचला भाग होता है ना, उसी के मतलब जो उससे रास्ता जो गुजरता है, यानी जो रास्ता, वही हमारा क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ये पास कहते हैं इसे इंग्लिश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बोमडिला। अब देखिए, वो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, यांगयाप दर्रा है और दिफू दर्रा है। 3 दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बोमडिला दर्रा तवांग को ल्हासा यानी जो तिब्बत की राजधानी है उसको जोड़ता है। यांगयाप दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यहीं से चीन के लिए मार्ग गुजरता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदिष्ट करते
घटते हुए देखा जा सकता है तो वो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य त्यौहार देख लेते हैं, जैसे दुर्गा पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईद उल फिज है, कोड़ा गुदी है, लक्ष्मी पूजा है, रथ यात्रा है, गंगा सागर मेला। आपके यहाँ लोग जाते भी होंगे, अपने यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं। पोइला बैसाख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपको जैसे चरक पूजा है, देखिए दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला और पोइला बैसाख, ये भूलना नहीं किसी भी कीमत पर। बाकी केंडुली मेला और झापड़ आदि। ठीक। अगला है तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो ये दोस्तों हो जाता है 1398 में। ठीक। क्या होता? 1398 में। इस वर्ष तुगलक वंश का शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला दिया है कि उलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये उलाऊ नहीं होगा हमारे ख्याल से, तो कौन सा होगा? ये जलालुद्दीन होगा क्या? देखो देख लेते हैं हम आगे। उलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो ये अलाउद्दीन नहीं है दोस्तों, ये हो जाएंगे यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। ये इनके समय थे, जो लास्ट के जो शासक नहीं थे उन्हीं के समय थे। देखिए अगर हम बात करें जो लास्ट के शासक उनके थे उसी के समय थे। लिखा है खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब देखिए इसी वंश में जो अंतिम था ना वही था, बात कर रहा है कि अंतिम में कौन हुए? ये हो गए, अंतिम में ये हुए। तो ये जैसे कमजोर हुए तो इनके सेनापति थे गयासुद्दीन तुगलक, तो इनको पटक के मार दिए, इनको मार दिए। जब इनको पटक दिए या मार दिए तो उसके बाद फिर जो है अपना गद्दी पर बैठ गए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी स्थापना कर दी? तुगलक वंश की। समझे कि नहीं? देखिए ये तो राजा कमजोर होता है तभी तो उसके उत्तराधिकारी जब कमजोर हो जाएंगे तभी जो है दोस्तों उस पर कोई दूसरा आक्रमण करके उसे हथिया लेता है। राजतंत्र में यही होता है। समझा कि नहीं? अगर हम बात करें दोस्तों इसकी हत्या 1596 में किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानीपुर इलाहाबाद में कर दी थी। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी और घोड़े दागने और सैनिकों की होलियां लिखने की प्रथा के साथ साथ इसका प्रमुख कार्य मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू करना था। और पहली बार इसने सेना को नगद वेतन भी दिया दोस्तों। ये देखिए यहाँ लिखा ही था, नगद वेतन, स्थायी सेना, घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया। ये सब पूछा जा गया एग्जाम में कई बार और पूछा भी जाएगा। इसके शासनकाल में प्रमुख अधिकारी के देख लेते हैं। जैसे दीवान रियासत बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था देखता था। सहना मंडी बाजार से संबंधित था। बरीद क्या था? बाजार का निरीक्षक था दोस्तों। मुनहियान गुप्त सूचना प्राप्त करता था तथा गैसुद्दीन तुगलक इसका राज्यपाल था। ठीक। आगे बढ़ जाए। अगला है टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता था। ये कौन था? देखिए ये जो टीवी रिमोट है ना, ये अवरक्त किरणें जो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड, वही होती है अवरक्त किरणें। तो ये वही कंट्रोल करता है दोस्तों। आपको ये याद रखना, एक सेंसर की तरह होता है, वो कार्य करता है। अगर हम बात करें तो इसमें देखिए टीवी का रिमोट है, जैसे ये आपको याद रखना है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। इनकी खोज हर्सेल ने की थी और दोस्तों इनकी आवृत्ति होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻10 तक होती है। तरंग दैर्घ्य इनकी इतनी होती है। याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, बस ये याद रखना। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो प्रयोग होते हैं हमारे ना वो ज़्यादा पूछते हैं। अगला दिया सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों खिज्र खां ने की थी। किसने? खिज्र खां। अब देखिए यहाँ खिजर खां लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। खिज्र खां 1414 में इसकी स्थापना करता है। तैमूर लंग का सेनापति था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत या आला की उपाधि धारण की थी। इसकी मृत्यु जो होती है 1421 में हो जाती है। सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वो सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। आगे अगर बात की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांडलिक है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में दोस्तों। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नदीय द्वीप भी कहते हैं। अगर हम बात करें ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, घोषित कर दिया। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कैसे गुम्फित बनाती है? जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, जिसमें से माजुली द्वीप एक है। वर्तमान में यह द्वीप संकट की स्थिति में है दोस्तों, क्योंकि एक कटाई इसकी होती जा रही होगी लगातार, बाढ़ के कारण इसमें दिक्कत होगी। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में देखा जाता है? तो बनिहाल दर्रा है दोस्तों, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब देखिए कुछ प्रमुख दर्रे और हैं दोस्तों, जैसे काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है। अभी यूपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब क्रम से लगाने को था। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला, तो ये था। अब देखिए उसमें ये था, तो इसमें पूछा था कि दक्षिण से उत्तर की ओर लगाओ। तो दक्षिण में देखिए सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख,
देखिए इस तरह था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद फिर बुर्जिला, सॉरी जोजिला आ जाएगा, उसके बाद फिर बनिहाल, फिर बुर्जिला। तो इस तरह था, तो आपको क्रम लगाना था, उसमें यही पूछा था। अगला है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। आगे अगर हम बात करें, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निम्नलिखित निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो अगर निरंतर वृद्धि होती जा रही तो उसे हम मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। ठीक दोस्तों, लिखा है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा अधिक वृद्धि होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण बाजार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। अगला है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर हम बात करें जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता तीनों का घटक होना आवश्यक है। देखिए जंग लगना दोस्तों एक प्रक्रिया क्या है, जैसे देखिए अपक्षय, अपरदन और जो है निक्षेपण आप सुने होंगे। तो देखिए अगर जंग लग रहा है किसी लोहे में तो अपने ही जगह पे टूट फूट रहा है, देखेंगे इस तरह जो है वो टूट फूट गया। ये अगर अपने ही जगह पे है दोस्तों ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहेंगे, अपने ही जगह पे है। लेकिन किसी कारणवश, चाहे हवा के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा या वायु के द्वारा, ये अपनी जगह से उठ के और इधर आ जाए यहाँ पे, तो देखिए जो यहाँ से ये खिसका है ना दोस्तों, ये खिसक रहा है ना, देखिए ये हो गया अपक्षय, ये हो गया अपरदन, यानी यहाँ से अलग हो गया है ना, तो ये हो गया है अपरदन, टूट के अलग हो गया। और ये जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ क्या कहलाएगा? निक्षेपण। जैसे नदियाँ क्या करती हैं, पहाड़ को नदियाँ काट रही, तो ये अपक्षय है दोस्तों जो नदियाँ काटती हैं। लेकिन ये बह रहा है ना, ये जो मलबा है इसका जो काटी है, तो ये बहेगा, मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह बहेगा, तो इसे क्या कहेंगे? अपरदन। और एक जगह लाके निक्षेप कर देगा जिससे डेल्टा का निर्माण होगा, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा निक्षेपण। ठीक, तो अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण। जैसे हमारे मुंह में टॉफी हो, तो टॉफी को जब तक हम मुंह में रखे हैं तो वो अपक्षय हो रही, धीरे धीरे गल रही है। ठीक, लेकिन दोस्तों वो नीचे नहीं जा रही पेट में। अगर हम उस टॉफी को अपनी ही जगह पे कूच कांच दे, अपनी ही जगह पे, मतलब दांत में, मुंह में कूच कांच दे, तो अपक्षय हो गया। और वो दांत से जो नली के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा वो पेट में जाएगी, तो जो फूड पाइप से जा रही होगी तो अपरदन कहलाएगी, और जब पेट में एकत्रित हो जाएगी तो निक्षेपण कहलाएगी। समझा कि नहीं? तो मुंह में क्या हुआ? अपक्षय हो गया, टॉफी टूटी फूटी कूटी गई अपने मुंह में, तो वो अपक्षय हो गया। वो नीचे भोजन नली के द्वारा नीचे जा रही है तो अपरदन हो गया, और इकट्ठा हो गई तो निक्षेपण। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी आप लगा सकते हैं। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक, मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं अक्सर यही एग्जाम्पल लिया करता था, अपक्षय, अपरदन और जो है निक्षेपण के टाइम। ठीक, आगे बढ़ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ अन्य देख लेते हैं, परिवर्तन हम देख लेते हैं। लिखा है कि जंग लगने की प्रक्रिया की रासायनिक प्रक्रिया है। जिस रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ के अणु की रचना को बदलकर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों में बदल जाता है, जिसके अंतर्गत नए पदार्थ की रचना होती है। जंग लगने का पदार्थ का भार बढ़ जाता है। देखिए अगर जंग लग रहा है ना, तो जो लोहा होगा ना उसका भार बढ़ जाएगा दोस्तों। अन्य प्रमुख रासायनिक परिवर्तन, मैग्नीशियम के तार का जलना है, मोमबत्ती का जलना है, दूध से दही बनना है, अगरबत्ती का जलना है और आटे से रोटी का बनना आदि है। देखिए रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, एक होती भौतिक प्रक्रिया, एक होती रासायनिक प्रक्रिया। तो ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। देखिए रासायनिक प्रक्रिया में हमेशा क्या होता है कि जो पदार्थ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? आटा है। ठीक, ये आटा जो है अगर रोटी में परिवर्तित हो गया तो ये हो जाएगा रासायनिक। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर पूरी पिघल गई दोस्तों, पिघलने के बाद आप देखेंगे वो उस तरह नहीं बन सकती, सेम टू सेम बनेगी, तो मोमबत्ती बन जाएगी, सेम टू सेम नहीं बनेगी दोस्तों, वैसी जैसी थी, तो वो हो जाएगी रासायनिक। यानी जो चीज़ जैसी थी वैसी ना रहे। जैसे आटा से अगर रोटी बना लिए तो दोबारा रोटी से आटा हम नहीं बना सकते किसी भी कीमत पे, तो वो रासायनिक होगा। जैसे हम चावल से भात बना दे, मतलब चावल से भात यानी कच्चा चावल से भात यानी पका चावल। ठीक, जैसे इधर हम लोगों के यहाँ तो भात ही कहते हैं उसे, तो मतलब समझाने के लिए। तो अगर बात करें कि चावल से हम भात बनाते तो क्या भात से चावल दोबारा बना सकते हैं? नहीं, तो रासायनिक वही चीज़ यहाँ बताया गया है। जैसे दूध से दही हम बना लिए, लेकिन दही से वही दूध नहीं बना सकते। लेकिन अगर पूछे कि बर्फ़ से पानी अगर बन गया है दोस्तों, बर्फ़ से पानी बनेगा तो पानी से बर्फ़ भी बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भौतिक है दोस्तों, कौन सा है? भौतिक है। तो भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी। रासायनिक प्रक्रिया में अपना गुण जो यानी वो जो अपना सेफ है ना उसे बदल देता है, और भौतिक में बदलता है फिर वैसे सेम आ जाता है। आई होप इतना समझा दिया, 4-5 चीज़ें तो आपके माइंड में बैठी गई होंगी।
अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है? तो आर्टिकल 39A मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये भाग 4 में है, जिसे DPSP कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है 56 से 51। अब कुछ आर्टिकल और देख लेते हैं। देखिए, ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है दोस्तों, समाज का उत्थान करने की बात करता है DPSP। देखिए, अनुच्छेद 39 समान न्याय की बात करता है, 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है दोस्तों, 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अगर बात करें 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया एग्जाम में, तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक, सबसे अधिक आयु के सदस्य ही थे, वर्तमान में भी यही हैं। ठीक, ये 86 वर्ष के थे उस समय। अगर हम बात करें दोस्तों, अगला है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी दोस्तों? तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये शर्त नहीं थी, बाकी सारी थी। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री के लिए अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सवर्ण रोकना, ये सब था। अब ये डेट याद रखना है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक, जिसे हम दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें थी, जैसे शराब और विदेशी वस्त्रों पर धरना देना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, ये सारी चीज़ें थी। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, सेब निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड होता है सेब में। अब देखिए, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है, इतने ही रट जाएं बहुत हैं दोस्तों आपके लिए। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, यूपी पेट जब पूछा गया था तब आया था क्वेश्चन। संतरा भी पूछ लिया था, नींबू सिट्रिक होता है, सिरका अचार में एसिटिक। तीनों में अलग अलग डिफरेंस है, खट्टे सब है लेकिन तीनों में अलग अलग अंतर है, हमेशा याद रखेंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, दूध दही में लैक्टिक होता है। लैक्ट मतलब होता है दूध, तो दूध लैक्टिक यानी एसिड की बात कर देगा, यानी दूध और दही। चींटी और बिच्छू के डंक में मिथेनोइक या फार्मिक एसिड होता है, और सोडा वाटर या अन्य पेय में कार्बोनिक एसिड होता है। तो इमली में टार्टरिक, संतरा में सिट्रिक और सिरका में एसिटिक। आगे हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है, इसकी स्थापना होती है 1829 में। विश्व का सबसे पुराना है, और ये शायद दोस्तों यूपी पेट में पूछा भी गया हो, एक पूछा गया था गोल्फ से रिलेटेड था जो बहुत हार्ड था, उसके थ्रू तो कोई वैकेंसी भी नहीं आई, तो देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है बेरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है? तो ये पाचन तंत्र से संबंधित है दोस्तों, किससे? पाचन तंत्र से। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा, ये कृषि लागत के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 22 फसलों के लिए दिया जाता है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ में दी जाती है। अगला दिया है रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक, बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, तो हड्डी में अगर जो है दिक्कत हो ना, दर्द हो, ये सारी चीज़ें, जैसे पैर की हड्डी कमज़ोर होती है ना, खटखट बोलती है, विटामिन डी की कमी होती है। शहरों में अक्सर हो जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें रहती, धूप में कोई बैठना नहीं चाहता, इसलिए हो जाता है। इसलिए सुबह दोस्तों थोड़ा 7-8 बजे के आसपास तक आप धूप में थोड़ा बैठ के पढ़ सकते हैं, और मतलब थोड़ा बहुत टहल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत क्या हैं? जैसे मछली कृत तेल है, दूध है, अंडा है, आदि है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो ग्लूकोज हो जाएगा दोस्तों हमारा। जैसे ग्लूकोज का देखिए ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और 6 अणु जो है पानी के बाहर हो जाते हैं, तथा 6 अणु ऑक्सीजन के भी निकल जाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? तो लीला सेठ थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर दार्जिलिंग वाला होगा दोस्तों, घूम स्टेशन है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। ठीक, आगे बढ़ जाए दोस्तों हम। अगला दिया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में जानकारी है।
चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। भाग कौन सा है? 15 है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है। ठीक, इसकी स्थापना चुनाव आयोग की कब होती है? पूछा गया एग्जाम में, 24 जनवरी 1950 को की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली, अभी हम जस्ट देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है? तो मिसिंग है और सोनोवाल है, कछारी देवरी जनजातियाँ पाई जाती। विश्व का सबसे बड़ा है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक 3 महीनों में एक बार बैठक करता है। 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार। इसकी स्थापना होती है 15 मई 2017 में होती है। अगला क्वेश्चन दिया, वर्कला, चौवारा, चवक्कड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट है, तो ये सब केरल में पड़ते हैं। कहाँ? केरल में। ठीक, ये सब इस तरह के जब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको याद रहे। जैसे पेरियार नदी कहाँ? केरल की है। मालाबार तट केरल का है। जैसे मंगलुरु से कन्याकुमारी का जो तट है ना, ये वाला जो भारत है, यहाँ पे मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच में, तो ये वाला मालाबार तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कंठ संगीत रूप वोकल फॉर्म नहीं है दोस्तों? तो पखावज नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन की नई कई शैलियाँ, जैसे ध्रुपद है, धमार है, तराना है, ख्याल है, टप्पा है, होली है, चतुरंग है, रस सागर, सरगम, ठुमरी। ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है, ध्रुपद को, जिसके निर्माता स्वामी हरिदास को माना जाता है। पखावज हिंदुस्तानी, देखिए पखावज क्या है दोस्तों? पखावज एक संगीत वाद्य यंत्र है। यह उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शैली का ढोलक है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण है दोस्तों? नहीं है, सॉरी, यहाँ पूछा नहीं है तो दतौंधी नहीं है, बाकी सब है। पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बोलने निगलने व शारीरिक समन्वय में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, तो ये सारी चीज़ें कॉपर की मात्रा अधिक होने के कारण होती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1956 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो अकबर को प्राप्त हुआ, और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। उसके बाद अकबर जो है बैठता है गद्दी पर। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर में है। देखिए यहाँ छतरपुर जिला है ना, है, यूनेस्को में शामिल है दोस्तों ये वाला। और ये कनरिया महादेव के मंदिर चंदेल वंश के शासक धंग देव ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में, याद रखना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश सरकार के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए गठित किया था। वो कौन था दोस्तों? तो देखिए साइमन आयोग होना चाहिए, क्योंकि 7 सदस्य की बात कर रहा है। मे भी साइमन आयोग होगा, हाँ ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन होगा, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, उस बेस पे हमने साइमन कमीशन कहा है। ठीक, अब देखिए इस कमीशन के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया गया 1927 में, और साइमन गो बैक के नारे दिए गए मुंबई में, और लाला लाजपत राय जी की हत्या भी हो गई थी ना लाठी लगने से। अब देखिए फ्रेजर आयोग की स्थापना 1902 में होती है, पुलिस की कार्य संबंधित पद्धति पर विचार करती है। हंटर आयोग 1982 शिक्षा से संबंधित है। सार्जेंट आयोग 1944 शिक्षा का विकास है। आगे हम बात करें तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया गया है तो 1949 दोस्तों। कब पारित किया गया? 1949। 1956 में यह जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी हो गया था। आगे हम बात करें दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, बताने की जरूरत नहीं है। 1236 से 1240 थी। अगर हम बात करें तो ये पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा और कुला यानी टोपी धारण करती थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु दोस्तों कौन थे? तो ये अर्जुन देव जी थे। कौन थे? अर्जुन देव जी। अब देखिए इसमें जो है आपको याद रखना है, कभी कभी मतलब क्रम लगाने को आ जाता है। पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। देखिए इस तरह याद करना, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद हर राय हर किशन, हर गोविंद हर राय हर किशन, फिर तेग बहादुर, फिर गिद्ध गुरु गोविंद सिंह। इस तरह मतलब याद करना है कि कुछ लाइन से फिर उसके बाद बीच में फिर एक साथ इस तरह याद करेंगे। 10 के 10 गुरु का नाम आपको याद होना चाहिए। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन नदियों के किनारे है? तो देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अलमट्टी बांध है, ये याद रखना। विवाद का कारण है दोस्तों 2010 से। अगर हम बात करें, अब देखिए ये इतनी कहानी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखते कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे, आपको याद रखना है, और ये जो दोनों लोग थे वो शिष्य भी थे इनके।
अगर हम बात करें दोस्तों देखिए इसका जो नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, कार्य पूरा करा इल्तुतमिश ने, और जो 5वीं मंजिल थे वो बनाए थे एफएसटी ने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो देखिए सिकंदर सूरी को हराया था। अब देखिए ये क्या हुआ था, हुमायूं जो है ये शेरशाह सूरी के समय थे, शेरशाह सूरी ताकतवर था तो इनको खदेड़ा, तो ये बिलग्राम कन्नौज के युद्ध 1940 में ये हार के वो भग गए, ईरान की तरफ भगे। अब 1940 में चले गए तो सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है और बढ़िया चल रहा था, शेरशाह सूरी चल रहा था। कलिंजर का जो है किले में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो फटने से। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो थे अपने मतलब मजबूत रहे होंगे, लेकिन जब सिकंदर सूरी का शासन आता है 1555 के आसपास तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। अब जब ये कमज़ोर हो जाते हैं तो हुमायूं वापस आके इनको जो है मार के अपनी सत्ता फिर से ले लेता है। ठीक, तो यही होता है कुल मिला के। और ये युद्ध जो अब देखिए इतने सारे युद्ध हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए, जैसे देवरा का युद्ध 1531 में, दोहरिया का युद्ध 1532 में, चुनार का 1532, चौसा 1539, बिलग्राम 1540। इसी में जो है हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। और जब दोबारा से आता है तो सरहिंद के युद्ध में आता है हुमायूं, और अफगान सेना का नेतृत्व शेरशाह सूरी एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैराम खान ने किया था, और ये हार जाते हैं सिकंदर सूरी, और दिल्ली पर पुनः कब्जा हुमायूं का हो जाता है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपकी मैं करा दे रहा हूँ। और आप लोग जो है एलो बुक जरूर करिएगा, जीएस 50 नंबर की आएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मैं डेली आपको करा ही रहा हूँ, उसे जरूर करिए। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं। अब देखिए इनके अन्य नाम अलग अलग कहाँ कौन सा है। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालतरे कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ढाइया कहते हैं, उड़ीसा में पोडू कहते हैं। देखिए पूछ सकता है दोस्तों, हो नहीं आगे देखो झूम कृषि जिसे पूछ चुका है तो ये सब आ सकते हैं। तो आपको यही तो समझना है कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला व वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए है। तो सांची का स्तूप दोस्तों आप जानते होंगे, तो सांची मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। रायसेन जिला बेतवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, छोटा सा गांव। अगर है 10वीं अनुसूची में के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो ये अध्यक्ष लेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना वही लेगा दोस्तों। अगला है कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो ये किए थे परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोजले ने किया था 1912 में। परमाणु बैटरी से बिजली उत्पन्न करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्षय से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1794 में पहली बार बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया। 1800 ईस्वी में वोल्टा का एक पाइल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला व्यवहारिक उपाय था जिसे एलेसैंड्रो ने खोजा। ठीक दोस्तों, तो ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य इतना है जिन्हें केल्विन ताप। अब देखिए ये किसने किया था? तो विलियम थॉमसन ने किया था दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा याद रखेंगे आप हल्का सा, ठीक, क्योंकि टाइम होगा बहुत ज़्यादा। देखिए लॉरेंज युगक क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ये जो है आय वितरण को दिखाता है, असमानता है कि समानता है। ये लॉरेंज युगक आय से संबंधित है, इतना आपको याद रखना है बस। ठीक, 1905 में दिए थे। अब देखिए ये थोड़ा हमारे लिए इसका फिगर बना के आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, लेकिन इतना आपको डीप नहीं जाना है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो उसमें देखिए अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो गुरु रामदास जी ने। अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों कौन सा 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वें गुरु देखिए ये थोड़ा याद रखना है आपको। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये हरमंदिर साहिब का निर्माण अर्जुन देव जी ने कराया था, ये थोड़ा याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा वो मतलब जो जमीन दिए थे ना अकबर रामदास जी को दिए थे तो उस पर हम थोड़ा चले गए थे। देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम ने की थी। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की जो अभी भी मिलता है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ही अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था।
अगर हम बाकी बात करें किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है, तो ये विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन हमें, अरे ये सब तो आप जानते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन ए सारी चीज़ें, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का ना, तो ये है किससे किससे मिलता है। कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है इसकी कमी से। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, मैंने कहा था ह्वेनसांग, यानी हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, ये भी याद रखना है। इनकी पुस्तक कौन है, शीयुकी है दोस्तों, ये भी याद रखना है। फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय। संयुग सिंह, ये भी भारत आए थे 7वीं शताब्दी में। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणामस्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है दोस्तों, तो लुइस एल्वारेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है, तो एलेसेंड्रो ओल्टा थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा इतनी चीज़ें। बाकी आप पढ़ते रहिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, जितने लोग हो शेयर करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना देखेंगे आप उतना मनोबल हमारा बढ़ा रहेगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।